हेलो एवरीवन, सो डिसीजन कंट्रोल मॉड्यूल में हम लोग पढ़ चुके हैं इफ एल्स इफ लेडर एंड स्विच केस। आज हम लोग करने वाले हैं इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल दिया है जिसकी वैल्यू है 300 एंड एक बी और सी कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है। पूछा गया है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 तो बी और सी की वैल्यू ये हो जाए, और यहाँ पर उसने प्रिंट करवाई है बी एंड सी की वैल्यू। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन सोचिए कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है ए 300। तो इसने पूछा है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400, नहीं है, कंडीशन तो फॉल्स है, ना तो ये 400 के इक्वल है और ना ही 400 से ये ग्रेटर है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बताना है, देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बट यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ब्लॉक का, इफ़ ब्लॉक का, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप इफ़ का यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं इफ़ ब्लॉक में, तो यू विल हैव टू यूज़ द कर्ली ब्रेसेस। और अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ के बाद का, सिर्फ वो इफ़ ब्लॉक में कंसीडर किया जाएगा। यानी कि इफ़ का जो पार्ट है ना, वो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट है, दिस वन, क्योंकि इसने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया था। तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और बी में हमारे पास जो है कुछ भी वैल्यू नहीं है क्योंकि बी को सिर्फ डिक्लेयर किया गया है। एंड इसके अलावा सी में हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 200 आ जाएगी। अब वो प्रिंट करवा रहा है बी एंड सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू तो 200 हो गई। अब बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी या गार्बेज वैल्यू आएगी, वो आप सोचिए। यहाँ पर हमने बी और सी या ए का हमने कोई भी क्लास डिक्लेयर नहीं किया, स्टोरेज क्लास। तो अगर आप स्टोरेज क्लास डिक्लेयर नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्टोरेज क्लास होती है, ऑटो स्टोरेज क्लास। एंड ऑटो स्टोरेज क्लास में इनिशियल वैल्यू कितनी होती है, गार्बेज वैल्यू। तो हमारे पास आउटपुट में कोई भी एक गार्बेज वैल्यू आएगी एंड सेकंड सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 200। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए इसी का ही वेरिएंट है। ए में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 500। एंड अब इसने कंडीशन चेक की है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400, कंडीशन ट्रू है, तो यानी कि इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब इफ़ ब्लॉक में ये सोचिए कि कौन कौन सी लाइन्स हैं, बी इक्वल्स टू 300, सी इक्वल्स टू 200, प्रिंट एफ, ये कौन कौन से स्टेटमेंट्स इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया है, दैट मीन्स जो केवल नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट वुड बी द पार्ट ऑफ इफ़ ब्लॉक। तो हमारे पास, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये वाली जो कंडीशन है वो करेक्ट है, तो इसलिए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। एंड इफ़ ब्लॉक का हमारे पास जो पार्ट रहा यानी कि वो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया था। सी की वैल्यू भी यहाँ पर अब सेट क्या हो चुकी है, 200। अब आप इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे तो बी की वैल्यू प्रिंट होगी 300 एंड सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 200। तो जो इससे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन था और जो सेकंड क्वेश्चन था, दोनों ही किस क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, आपके पास इफ़ ब्लॉक पर बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल्स टू 10 है एंड y इक्वल्स टू 20 है। अब उसने कंडीशन चेक करवाई है यहाँ पर, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू y एंड देन यहाँ पर इसने क्या यूज़ किया है, सेमीकोलन। जबकि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि इफ़ कंडीशन के बाद यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन नहीं आता है, बट इसने तो सेमीकोलन यूज़ किया है। तो क्या ये एरर देगा, सोचिए आप लोग। ये यहाँ पर कोई भी एरर नहीं देगा। यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ करने का मतलब ये है कि इफ़ ब्लॉक में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ़ ब्लॉक ब्लैंक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो इसने यहाँ पर चेक किया इफ़ x इज़ इक्वल्स टू y, तो कंडीशन तो फॉल्स है, तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होना है, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होना है। तो हमारे पास प्रिंट एफ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, x एंड y की वैल्यू प्रिंट होंगी, दैट इज़ 10 एंड 20 हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये कोई भी एरर नहीं है। अगर आप इफ़ ब्लॉक के बाद या इफ़ स्टेटमेंट लिखने के बाद आप सेमीकोलन लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि इफ़ ब्लॉक में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसको अगर ऐसे भी लिखेंगे तो ये भी हमारे पास सेम बात है, यहाँ पर इफ़ ब्लॉक में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 3, y की वैल्यू है 5,
यहाँ पर एक कंडीशन चेक हुई है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 3, यस कंडीशन तो ट्रू है, यानी कि इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है एल्स एंड देन सेमीकोलन, तो अगेन ये एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एल्स ब्लॉक है वो एम्प्टी है, एल्स ब्लॉक में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रिंट करवाया है प्रिंट एफ वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5, तो हमारे पास 5 आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो प्रिंट एफ है ये एल्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि एल्स के बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ किया हुआ था। दैट मीन्स कि एल्स ब्लॉक जो है वो एम्प्टी है, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस एल्स ब्लॉक के बाद लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास अब x की वैल्यू 3 है हमारे पास। अब एक कुछ यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 10। पहले ये सोचिए कि क्या ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें कुछ एरर आएगी, पहले ये सोचिए आप। यहाँ पर हमने यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि सबसे पहले x में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी, एंड फिर उसके बाद y में भी, y में किसकी वैल्यू असाइन की जा रही है, ये x की, और x की वैल्यू कितनी है 10, तो x और y दोनों में कितनी वैल्यू हो चुकी है, 10 हो चुकी है। उसके बाद z इक्वल्स टू x लेस देन 10, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ हुए हैं, यहाँ पर यूज़ हुआ है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लेस देन ऑपरेटर। अब ये सोचिए इन दोनों में से किसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो जो प्रेसिडेंस हमारे पास हमने चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग लेस देन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है, तो यानी कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। तो x इज़ लेस देन 10, सोचो अब x की वैल्यू 10 है और ये भी 10 है, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गई। और ये जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमें क्या रिटर्न करते हैं, या आइदर 0 और 1, अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 अदरवाइज 0। अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और z में कितनी वैल्यू असाइन हो जाएगी 0। अब ये तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 10, y की 10 और z की 0। नेक्स्ट हमारे पास i में एक वैल्यू है 65, उसके बाद कैर j जिसमें वैल्यू है कैपिटल A, उसके बाद चेक हुआ है इफ़ i इज़ इक्वल्स टू j। तो सोचिए, सबसे पहले ये सोचो a की जो स्काई वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 65 ही होती है। तो यहाँ पर इसने एक तरीके से स्काई वैल्यू एंड जो कैरेक्टर वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करवाया है। तो क्योंकि i की स्काई वैल्यू कितनी है 65, i की वैल्यू कितनी है 65, और j को भी अगर आप कन्वर्ट करोगे उसकी स्काई वैल्यू कितनी है 65, तो 65 इज इक्वल्स टू 65, यानी कि हमारे पास इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास आउटपुट में कितना आ जाएगा, c इज़ वाओ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक वैल्यू है a जिसमें हमारे पास वैल्यू दी है 5। अब b में और a में कुछ वैल्यू असाइन की गई है 15। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसकी एसोसिएटिविटी होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि सबसे पहले a में कितनी वैल्यू आ जाएगी 15। अब a की वैल्यू b में असाइन की गई है तो b में भी कितनी वैल्यू आ जाएगी 15। उसके बाद हमारे पास है c इक्वल्स टू a लेस देन 15। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है एंड लेस देन ऑपरेटर यूज़ हुआ है। इन दोनों ऑपरेटर्स में से हाई प्रेसिडेंस किसकी होती है, लेस देन ऑपरेटर की, तो इसलिए पहले ये वाला जो ऑपरेटर है वो अप्लाई होगा। तो a इज़ लेस देन 15, कंडीशन फॉल्स है, तो हमें यहाँ पर क्या रिटर्न होगा 0, और इसकी वैल्यू किस में असाइन करती जाएगी, c में। तो c में कितनी वैल्यू आ गई है 0। अब इन तीनों की वैल्यू को जस्ट प्रिंट करवाया गया है 15, 15 एंड 0 हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था। वेल ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब x हमारे पास था जिसमें वैल्यू है 15, और हमें ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है जिसमें कि हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। 3 एक तरीके से हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमें प्रिंट करवाना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप प्रिंटफ में इस तरीके से देखते हैं कि एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, तो उसका एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, ना कि इस तरीके से कि सबसे पहले x नॉट इक्वल्स टू 15, फिर उसके बाद सेकंड एग्जीक्यूट होगा x इक्वल्स टू 20 एंड देन थर्ड एग्जीक्यूट होगा x इज़ लेस देन 30। नहीं, ये नहीं होगा। हमारे पास सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा x लेस देन 30, सेकेंड एग्जीक्यूट होगा x इक्वल्स टू 20, थर्ड एग्जीक्यूट होगा x इज़ नॉट इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, x इज़ लेस देन 30, तो x की वैल्यू 15 है तो कंडीशन ट्रू है। तो ये जो लेस देन ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, हमेशा क्या रिटर्न करता है, आइदर 0 और 1। कंडीशन ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। तो कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा।
सेकेंड है x इक्वल्स टू 20, ये जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है जो कि x में 20 वैल्यू को असाइन कर रहा है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा 20। थर्ड है x इज नॉट इक्वल्स टू 15, तो x की वैल्यू कितनी है 20, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 15, कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स इट विल रिटर्न 1। तो हमारे पास आउटपुट में कितना आएगा 1, 20 एंड 1। तो ध्यान रखिए प्रिंट तो इसी सीक्वेंस में होंगे कि इसने मुझे क्या रिटर्न किया, उसके बाद इसने क्या रिटर्न किया, इसने क्या रिटर्न किया, प्रिंट उसी सीक्वेंस में हो रहे हैं, बट जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्विच केस का, कैर s इज इक्वल्स टू 3, स्विच में हमने s की वैल्यू पास की है, तो हमारे पास क्योंकि s की वैल्यू 3 है तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट थर्ड यहाँ पर कोई भी चॉइस हमारे पास नहीं है, तो उस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हमारे पास आउटपुट में कितना आएगा, हार्ट आएगा। एंड उसके बाद स्विच केस के बाद जो भी लिखा है वो हमारे पास चीज़ें एग्जीक्यूशन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो हार्ट के बाद हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, आई थॉट वन वेयर्स अ सूट। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, हार्ट एंड आई थॉट वन वेयर्स अ सूट। नेक्स्ट है c की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू पास की गई है, तो हमारे पास थर्ड जो केस है वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए कौन से कांस्टेंट में 3 वैल्यू आई है, दिस वन, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, आई एम इन केस 3 एंड दैट्स ऑल, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। इस स्विच केस एग्जाम्पल का लिखने का मतलब यहाँ पर ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आप चॉइस जो है एक इंटीजर टाइप के ले रहे हो, तो जो केसेस हैं वो सिर्फ केस जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सिर्फ जो है इंटीजर टाइप के जाएंगे, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का है, यहाँ पर ये इंटीजर टाइप के हैं, तो ये चीज़ भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास k और j की वैल्यू है, स्विच केस में अब एक्सप्रेशन को पास किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच केस में एक एक्सप्रेशन पास किया गया है, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, ये यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं है। तो देखिए j+1 कितना होगा, j की वैल्यू 2 है तो 2+1 3, तो k में कितनी वैल्यू आ गई 3, यानी कि केस 3 एग्जीक्यूट होगा, बट केस 3 एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, प्योर सिंपल एग हेड। नेक्स्ट है फ्लोट j इक्वल्स टू 2.0, स्विच इक्वल्स टू दिस, और केसेस यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए j की वैल्यू 2.0 है, k में j की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो कुछ इस तरीके से है हमारे पास। स्विच में हमारे पास क्या वैल्यू जाएगी, k इक्वल्स टू j+1, j की वैल्यू कितनी है 2.0 + 1, दैट इज 3.1, बट k की वैल्यू क्या है, k हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो k में क्या वैल्यू असाइन होगी, 3 वैल्यू असाइन होगी, यानी कि थर्ड केस एग्जीक्यूट होगा, और थर्ड केस क्या कहता है, ट्रैप्ड, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, ट्रैप्ड। नेक्स्ट है ch इज इक्वल्स टू a+b, और स्विच में a+b यानी कि ये एक्सप्रेशन को पास किया गया है। अब देखिए यहाँ पर केसेस क्या क्या है, केस A है जिसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, केस B है, केस कैपिटल A है, एंड देन केस B+A है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में हमारे पास आएगा यू एंटर्ड A एंड B। तो आप अगर कुछ इस तरीके से A+B एंटर कर रहे हैं अगर स्विच उसमें चॉइस में, तो अगर केसेस में हमारे पास B+A भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि सेम वैल्यूज इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं बट इन डिफरेंट सीक्वेंस, तो दैट विल ऑल्सो गेट एग्जीक्यूटेड, तो ये भी करेक्ट है। और आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, यू एंटर्ड A एंड B। देखो यहाँ पर स्विच केस के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लिए गए हैं, बट आपको चीज़ें पता चल रही हैं कि स्विच केस में क्या क्या अलाउड है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट i इक्वल्स टू 1, स्विच i -2, तो 1 - 2 इज -1, तो केस -1 एग्जीक्यूट होगा। फीडिंग फिश, बट यहाँ पर ब्रेक नहीं यूज़ किया गया है, तो दैट मीन्स वेडिंग ग्रास, मेंडिंग रूफ, जस्ट टू सर्वाइव, ये सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है इंट टेम्प, स्कैनफ, टेम्प की वैल्यू यूज़र से ली गई है, अब जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर इन्होंने देखिए केसेस में पूरी की पूरी ये क्या यूज़ की गई है, यहाँ पर इक्वेशंस यूज़ की गई, एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। आप यहाँ पर स्विच केस में एक जो है एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, बट केसेस में यहाँ पर आप एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि a+b वाला एक क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ पर ये एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है, a एंड b
एंटर कर दिया गया। यहाँ पर अब ए की कोई वैल्यू नहीं जा रही क्योंकि कैरेक्टर्स हैं, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है कैरेक्टर की फॉर्म में। बट यहाँ पर क्या है, टेम्प वैल्यू अगर यूज़र कुछ भी दे देगा उसके अकॉर्डिंगली कहाँ गया, टेम्प की वैल्यू चेंज हो जाएंगी यहाँ पर। तो केसेस में ध्यान रखना है, जब आप केस का नेम देते हो, केस कांस्टेंट देते हो, तो वो वेरिएबल नहीं हो सकता है, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोट a इक्वल्स टू 3.5 एंड स्विच में हमने यहाँ पर पास किया है a। बट आपको बताया था स्विच केस में जो भी आप वैल्यू पास करते हो वो या तो इंटीजर होगी, इंटीजर मींस इंटीग्रल वैल्यू, जैसे कि आपका अनसाइन, साइन, लॉन्ग, ये सब वैल्यूज हो सकते हैं। इंटीजर के मींस जितने भी वेरिएंट्स हैं उनको हम इंटीग्रल वैल्यूज बोलते हैं, या फिर कैरेक्टर होंगी, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। तो ये हमें एरर देगा। एरर क्या देगा हमें, देखिए मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको इसे। ये हमारे पास मैंने लिखा है, देखिए हमें एरर क्या दे रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव इंटीग्रल टाइप, तो ये हमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंट a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू b माइनस a, तो कितना आएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर केसेस में इसने क्या लगाया, 1 और 2, a और b, तो यहाँ पर ये हमें देगा एरर क्योंकि a और b की वैल्यू जो है वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर a और b जो है आपका अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर a और b की वैल्यू जो है वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए ये वाला जो आपका प्रोग्राम है वो एरर देगा कि a एंड b मस्ट बी एन इंटीग्रल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू। ध्यान रखो यहाँ पर मैंने a प्लस बी ये अलाउ किया था क्योंकि ये कैरेक्टर्स थे। यहाँ पर आप केसेस में कॉन्स्टेंट्स का जो केस कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है वो हमेशा या तो इंटीग्रल वैल्यू होंगी, इंटीग्रल वैल्यू बोले तो कि इंटीजर, अनसाइन, साइन, लॉन्ग, ये सब वैल्यूज होंगी, या फिर कैरेक्टर्स होंगे। तो ए और बी हमारे पास ये कैरेक्टर्स हैं, जबकि यहाँ पर जो हमने ये लिखा था ए और साइन बी, इट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ वेरिएबल वैल्यू, तो दैट्स नॉट अलाउड।